पत्नी तो हमसफ़र होती है, उससे तो मोहब्बत होती है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन फिर भी इतनी मजबूत मोहब्बत होती है कि उसके साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारने का दिल करता है। और अगर वो घर से चली जाए तो घर सूना-सूना लगता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी, जो कि जिसकी शुरुआत इस तरह से होने वाली थी कि मुझे अपनी ही पत्नी से नफ़रत थी। और ऐसा क्यों था, ये जानकर आप लोग हैरान रह जाएँगे। मेरा नाम रजत है और मैं एक गरीब आदमी था। दिन रात मेहनत मजदूरी करता था। दिन में मजदूरी और फिर रात को पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट किया करता था। मेरी रात की शिफ्ट 1 बजे के आसपास ख़त्म होती थी। उसके बाद मैं अपने घर जाता। मेरी 3 बहनें थीं और एक बूढ़ी माँ। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरा और कोई भाई भी नहीं था। मैं शादी करना चाहता था, लेकिन घर में ये बात नहीं कह सकता था, क्योंकि अभी मेरी बहनों की शादी भी नहीं हुई थी। सिर्फ एक ही बहन का रिश्ता आया था और उसी को लेकर बस बात चल रही थी। गरीबों के घर रिश्ते भी तो गरीबों के ही आते थे। माँ कहती थी कि किसी अच्छे घर में बेटी चली जाए तो बेहतर हो, लेकिन वो लोग बस हमारे जैसे ही थे। अच्छे घरों से तो रिश्ते ही नहीं आते थे। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। माँ ने फिर से वही सारी बातें सुनाई। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, हमारा एकमात्र सहारा तू और बस तेरी कमाई ही है। मगर तेरी कमाई में इतनी तरक्की नहीं है कि सब कुछ आसानी से हो। हर चीज़ बहुत मुश्किल से हो रही है। ऐसे क्या करेंगे? मैंने कहा कि भगवान कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। और बस इसी परेशानी में मैं घर वापस जा रहा था। मैं हर रोज़ घर पैदल ही जाता था ताकि वापसी का किराया बच जाए। चलते-चलते मैं आखिरकार घर पहुंच ही जाता था। तकरीबन 45 मिनट का रास्ता था, मगर मैं रोज़ पैदल ही तय करता और फिर घर पहुंचकर बिस्तर पर गिर जाता था। इतना थक जाता था कि सुबह तक आँख ही बंद रहती थी। मेरा घर अब बस कुछ दूरी पर ही रह गया था। शायद 15 मिनट की दूरी बाकी थी कि तभी जब मैंने पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा भयंकर दर्द में डूबा हुआ हो। मैं रुक गया और मेरा दिल अचानक तेज़ी से धड़कने लगा। चारों तरफ अंधेरा फैला था और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर मैंने ध्यान से आवाज़ को सुना और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, तो एक मिट्टी के ढेर के पास लड़की पड़ी दिखाई दी। वो लड़की हल्की बेहोशी की हालत में थी। उसकी हालत देखकर तो मेरी रूह ही कांप गई। उसके चेहरे पर बहुत निशान बने थे, शरीर पर भी जख्म थे और कपड़े फटे हुए थे। मैंने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और उसे ढक दिया, फिर उसे उठाया, लेकिन वो पूरी तरह से होश में नहीं आ रही थी। मैंने खुद को संभाल कर अंदर से अपनी ताकत जमा की और फिर उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार नीचे की तरफ गिर जा रही थी। फिर मैं बड़ी मुश्किल से उसे उठा पाया। तभी उधर से एक रिक्शा गुजरा। मैंने उसे रोका और ड्राइवर से कहा कि सीधा अस्पताल लेकर चलो। रास्ते भर मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि ये लड़की बच जाए, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत बड़ी जंग लड़ रही हो। अस्पताल पहुंचकर मैं तुरंत उसे इमरजेंसी में एडमिट कराने ले गया। डॉक्टर भी तुरंत ही बाहर आ गए। उन्होंने उसे देखते हुए कहा कि इसकी हालत तो बहुत बुरी लग रही है, इसका खून भी काफ़ी बह गया है, हमें तुरंत ही इसका इलाज शुरू करना होगा। मैंने कहा कि जो भी करना है करिए, लेकिन इसकी जान बचा लीजिए। लेकिन उनका कहना था कि पर ये तो देखने में पुलिस केस लग रहा है, लगता है कि इस लड़की के साथ शायद कुछ गलत हुआ है। ये सुनते ही मैं परेशान हो गया। मैं तो एक गरीब आदमी था, भला मेरी वहाँ पर किसकी सुनवाई थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक बात मुझे याद आई कि मेरा एक दोस्त और एक कजन इसी अस्पताल में असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। मैंने तुरंत पूछा, क्या नितिन यहाँ पर काम करता है? तो वो कहने लगे कि हाँ। थोड़ी ही देर के बाद नितिन भी वहाँ पर आ गया। बस उसके बाद मुझे पता था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा और उसने ऐसा ही किया। उसने बाकी सब कुछ संभाल लिया और कहा कि बस अब जल्दी से इलाज की शुरुआत करते हैं। मैंने नितिन से कहा कि यार, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसके इलाज का खर्चा चुका सकूं। उसने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, यहाँ की दवाइयों का सारा स्टॉक मेरे पास ही होता है और उस पर जितनी भी दवाइयाँ लगेंगी
उनके पैसों की तुम फिक्र ना करो। लेकिन इधर टेंशन की बात ये थी कि लड़की को होश ही नहीं आ रहा था। वो लगातार 3 दिन से बेहोश थी। इधर मेरी माँ और बहनें भी परेशान ना हो, इसीलिए मैं घर वापस चला गया और माँ से जाकर झूठ बोला कि मेरा एक दोस्त है जो एक छोटे से एक्सीडेंट में घायल हो गया है। इसीलिए मैं अब काम से सीधा हॉस्पिटल ही चला जाया करूँगा। वहीं पर मैं उसके साथ रात गुजारूँगा, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं है। मैंने माँ को पूरी बात नहीं बताई थी। माँ ने भी कह दिया कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे दोस्त के साथ कोई भी नहीं है तो फिर तुम अपने दोस्त के साथ ही रहो। ऐसे वक्त में दोस्त की मदद तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मेरे दोस्त नितिन ने मुझसे पूछा कि लड़की कहाँ से आई है और उसके साथ आखिर हुआ क्या है। मैंने धीरे से कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस वही सब कुछ बताया है जो मेरी आंखों ने देखा था कि वो सड़क के किनारे पड़ी चिल्ला रही थी और फिर बेहोश हो गई। मैंने उसे अपनी शर्ट से ढककर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ये सब सुनकर देर तक खामोश रहा। फिर उसने आह भरी और कहा कि आजकल इस तरह के हादसे बहुत हो रहे हैं। लोग अपनी बेटियों को संभाल नहीं पा रहे हैं और गलियां ऐसी अंधेरों से भर गई हैं कि किसी को खबर तक नहीं होती कि वहाँ कौन किस हालत में है। वो कहने लगा, पता नहीं ये लड़की भी किसकी बेटी है या किसकी बहन है। इसके घर वाले अब किस हालत में होंगे। वो तो बहुत परेशान हो रहे होंगे। अगर वो आज यहाँ होते और अपनी बेटी को इस हालत में देख लेते तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ जाती। मैंने कहा, भगवान सब ठीक करेगा, वो सब जानता है। लेकिन मुझे इस वक्त डर और इस बात का था कि कहीं ये मामला पुलिस का ना बन जाए, क्योंकि पुलिस के झमेले में पड़ना एक गरीब इंसान के बस में नहीं होता है। अब बेहतर यही होगा कि ये लड़की जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो फिर मैं इसके घर का पता इससे पूछकर वहां पर छोड़ आऊंगा। नितिन ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। फिर 2 दिन और गुजर गए थे और इन 2 दिनों में हर एक पल मुझ पर कयामत बनकर गुजर रहा था। मैं रात को सो नहीं पाता था। कभी प्रार्थना करता तो कभी उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा रहता। कभी नर्सों से पूछता कि अब उसकी हालत कैसी है। डॉक्टर बार बार कहते कि अभी 24 घंटे इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये लड़की होश में नहीं आई तो फिर हो सकता है कि ये मामला और भी लंबा हो जाए, या फिर ये लड़की कोमा में भी जा सकती है। ये सुनते ही मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मैं सोचता था कि अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। नितिन भी बार बार यही कहता कि अगर ये कोमा में चली गई तो फिर इसका खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि मैं भी एक गरीब इंसान ही हूँ और तू भी एक गरीब ही है। और फिर हमें इसके घर वालों के बारे में भी कुछ नहीं पता, और फिर तो उन्हें ढूंढना भी होगा, या फिर हमें किसी एनजीओ वाले से बात करनी होगी। मैंने उसकी बात को सुना और कहा कि हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मगर दिल के अंदर से बार बार एक ही आवाज़ आ रही थी कि भगवान, इसको जल्द से जल्द ठीक कर दो, इसको बचा लो, क्योंकि मेरे बस में तो कुछ भी नहीं था। और फिर भगवान ने चमत्कार किया। एक दिन सुबह उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं उस वक्त उसके बिस्तर के पास ही खड़ा था। मेरे साथ नितिन भी था और एक लेडी डॉक्टर भी थी। लेडी डॉक्टर ने हमें पहले ही बता दिया था कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसके शरीर पर ऐसे निशान हैं जो साफ तौर पर जाहिर करते हैं इसे बहुत जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा है, और ये भी मुमकिन है कि इस समय एक से ज़्यादा लोग शामिल हों। इसीलिए हमें बहुत ही नरमी के साथ इससे बात करनी चाहिए ताकि वो डर ना जाए, क्योंकि वो इतने दिन के बाद होश में आ रही है और उसके दिल में कितना खौफ होगा ये कोई नहीं जानता। जब उसने आँख खोली तो उसकी नज़रें बेजान सी लग रही थी, जैसे कोई अंधेरी रात से बाहर देखने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक नज़र मुझे देखा और मैं तुरंत उसकी हालत ठीक होने की प्रार्थना करने लगा। डॉक्टर ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, डरो नहीं, अब तुम सुरक्षित हो। ये आदमी तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ अस्पताल में लेकर आया था। ये पिछले कई दिनों से तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है। ये तुम्हारे लिए फरिश्ते जैसा है। फिर डॉक्टर ने अपने बारे में भी उसे बताया और नितिन के बारे में भी।
ताकि वो किसी पर भी शक न करे और थोड़ा सा सुकून पा सके। फिर उससे पूछा गया कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे साथ क्या हो गया था। अगर तुम्हें कोई नंबर याद है तो बता दो, ताकि हम तुम्हारे घर वालों को जानकारी दे सकें। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं, ना मेरा कोई भाई है, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार और ना ही मेरा कोई ठिकाना है। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से टूट गया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक लड़की जिसके पास कोई सहारा ना हो, वो इस हालत में कैसे पहुंची होगी। फिर डॉक्टर ने सवाल किया कि तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है, किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है। तो वो एकदम से मेरी तरफ देखने लगी। पहले तो उसकी आंखों में हैरानगी थी, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अचानक उसने रोते हुए कहा कि यही वो आदमी है, मेरा मुजरिम यही है, इसी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। ये सब सुनते ही कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इस पल मेरी माँ उसी कमरे में दाखिल हुई। वो अपने हाथ में खाने के बर्तन लिए हुए थी, क्योंकि उन्हें तो ये पता था कि मैं अपने दोस्तों के लिए इस अस्पताल में हूँ और वो हमारी मदद के लिए ही कुछ खाना लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सुना कि ये लड़की मेरे बारे में इस तरह से कह रही है कि ये तो मेरा मुजरिम है, तो मेरी माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे और खाने के बर्तन उनके हाथों से फिसलकर नीचे गिर गए और रोते हुए बोली, हे भगवान, ये लड़की क्या कह रही है, मेरे बेटे ने ये सब किया है। बेटा, मैंने कहा था कि तुम्हारी शादी होनी चाहिए, मगर पहले मैं तुम्हारी बहनों की शादी करना जरूरी समझ रही थी और तुमने इस वजह से ये सब कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाई। तुम इतना आगे तक निकल गए। तुम्हारी अपनी खुद की 3 बहनें हैं, कम से कम कुछ तो तुमने सोच लिया होता। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई इतना घिनौना काम करते हुए। ये सुनते ही मैं अंदर से पूरी तरह से घबरा गया। मेरी माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने रोती हुई आवाज में कहा, मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब झूठ है। मैंने तो बल्कि इस लड़की को बचाया था। मगर वो लड़की लगातार रोती रही और फिर अचानक से दोबारा से बेहोश हो गई। कमरे में मौजूद सभी लोग मुझे घूरने लगे और उनके दिल में अब यही बैठ गया कि कोई भी लड़की जिसके साथ इतना बुरा हुआ हो, वो भला क्यों झूठ बोलेगी। अब सब लोग यही समझने लगे कि मैं ही उसका मुजरिम हूँ। ये देखते ही मेरा दिल एकदम से डूबने लगा। उस लड़की ने तो अपना नाम तक नहीं बताया था और वो फिर से बेहोश हो गई थी और इधर मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे मैं भी अभी बेहोश हो जाऊं। मैंने सोचा था कि मैंने तो भलाई का काम किया है, एक लड़की की इज्जत बचाई है, लेकिन उस लड़की ने तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। अब तो मेरा और भी ज़्यादा जीना मुश्किल हो गया। मैं अंदर से टूट गया और बार बार दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो कुछ भी करे, लेकिन मुझे बेकसूर साबित कर दे। मेरे दोस्त नितिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, रजत, अब मामला मेरे हाथ से भी निकल रहा है। अगर ये लड़की दोबारा होश में आई और उसने यही बात कही तो फिर देखो, तुम्हारा बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को भी खबर पहुंच गई है, अस्पताल में भी ये बात फैल चुकी है और अब बस कुछ ही समय में पुलिस भी आती होगी। हमें उससे पहले कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। हमें इस लड़की से बात करनी होगी ताकि वो पुलिस के सामने वो सारे बयान ना दे जो उसने पहले सबके सामने दिए हैं। मैं बेबसी के आलम में बोला कि भला तू अब उससे क्या बात करेगा। मैं सच कहता हूँ, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मैं तो उसकी मदद करने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पर कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। माँ ने रोते हुए कहा कि अब तुम क्या करोगे बेटा, इस बात को तो यहीं पर दबाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। इस लड़की ने अगर अपने बयान पुलिस में दर्ज करवा दिए तो हम तो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। अगर ये बात बाहर निकल गई तो तुम्हारी बहनों के रिश्ते भी टूट जाएंगे, लोग हमें ताने देते रहेंगे और हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मैं हैरान बैठा सोच रहा था कि मैंने तो भलाई की थी और वही भलाई आज मेरे गले का फंदा बन गई है। कुछ देर के बाद लड़की फिर से होश में आ गई तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। मेरी माँ और मेरे दोस्त अंदर गए और उससे बातें की,
लेडी डॉक्टर भी उस वक्त वहां मौजूद थी। वो लड़की बड़ी कमजोर सी आवाज में बोली, अगर मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगी तो फिर इससे मुझे क्या मिलेगा? मेरी तो खोई हुई इज्जत वापस वापस नहीं आ पाएगी, ना कोई मुझसे शादी भी करेगा। कौन होगा जो मुझे अपनी पत्नी के तौर पर अपनाएगा? मैं तो पहले ही अकेली हूँ और अब तो बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी। उसने रोते हुए कहा कि अगर आप लोग मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो फिर इसी इंसान से मेरी शादी करवा दीजिए, इसी को मेरा पति बना दीजिए, ताकि मेरी इज्जत जो कि सबके सामने खराब हो गई है वो सही सलामत रहे, बल्कि मैं इसी आदमी के लिए इज्जत बन जाऊं और ये मेरी जिंदगी का सहारा बन जाए। मेरी माँ ने जब ये सब सुना तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हारी ये बात भी सही है। अब उसने तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा दिया है और ऐसा कदम उठाया है तो उसे इसकी कोई ना कोई सजा तो मिलनी ही चाहिए। और उसकी सजा यही है कि वो अब अपनी जिंदगी इसी लड़की के साथ गुजारे जिसको उसने दागदार किया। उसी को अपनी पत्नी बनाकर ही ये अपनी गलती का पछतावा पूरा कर सकेगा। उस लड़की ने ये भी कहा कि जल्द से जल्द ये शादी की रस्में हो जानी चाहिए, वरना अगर पुलिस आ गई तो फिर ये मामला हम सबके हाथ से निकल जाएगा। कुछ ही देर के बाद पुलिस वहां आ पहुंची तो हम सब ने पुलिस को झूठ बोला कि लड़की अभी अभी होश में आई है, उसे पहले का कुछ भी याद नहीं था। मेरी माँ ने उसे समझा दिया कि अगर तुम सच में बचना चाहती हो तो फिर तुम्हें भी थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा। वो लड़की भी हालात की मारी थी। उसने बहुत अच्छे तरीके से बात को संभाल लिया और पुलिस को कहा कि मेरे साथ किसी ने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बल्कि अपने घर वालों से नाराज होकर रात के वक्त घर से निकल आई थी और फिर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं बेहोश हो गई। ये आदमी तो मुझे यहाँ अस्पताल में लेकर आया और ये मेरा मंगेतर भी है। हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। पुलिस ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और फिर मामला वहीं पर रफा दफा हो गया। फिर उसने अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम रूही है। उसकी शकल सूरत बड़ी ही मासूम सी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी और उम्र में वो शायद 20 या 21 साल की होगी। दुबली पतली और मासूम सी लगती थी। डॉक्टर ने उसका दोबारा चेकअप किया और कहा कि अब 3-4 दिन आराम करने की तुम्हें ज़रूरत है, फिर तुम यहाँ से घर जा सकती हो। इन दिनों में मेरी माँ ही उसकी सेवा करती रही, उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती रही, उसके लिए कपड़े भी खरीद कर लाई। मेरी बहनें भी उससे मिलने आईं। उन्होंने अपने कपड़े उसे दिए ताकि वो आराम महसूस कर सके। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करो, किसी से उधार लो या जो भी कुछ करो, पैसे उठाओ और एक छोटी सी शादी की रस्म की तैयारी करो जिसमें थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ही। नितिन आगे बढ़कर बोला कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देता हूँ। और इस तरह से फिर हमारे छोटे से घर में रिश्तेदारों को बुलाया गया और फिर हमारी शादी हो गई। अब वो रूही मेरी पत्नी बन चुकी थी। वो मेरे कमरे में थी, लेकिन मेरा दिल कमरे में जाने का नहीं कर रहा था। मैं अंदर से खाली और बोझिल महसूस करता था। वैसे मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, बल्कि हालात के दबाव में ये एक ऐसा कदम उठाया था जिसका अंजाम मुझे भी नहीं पता था। मैं बाहर चारपाई पर बैठा था। ठंडी हवा कभी मेरे गालों को छूती तो कभी ठहर जाती। ऐसा लग रहा था कि इस घर की दीवारें भी मेरे अंदर की उलझन को समझ रही हों। आंगन की बत्ती पीली सी रोशनी दे रही थी। रस्सी से बनी हुई चारपाई में निकली हुई नोकें मेरी हथेलियों में निशान छोड़ चुकी थीं। दूर गली के नुक्कड़ से किसी कुत्ते के भौंकने की दबी हुई आवाज़ आ रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद खामोशी भी पसर जाती। इसी खामोशी में मेरी सांस भी बोझिल बन चुकी थी। मेरे सारे रिश्तेदार जा चुके थे। वो अंदर सो गई थी। इस घर की सादगी में थकान भूली हुई थी। मेरी माँ धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई। उनके हाथ में माला पकड़ी हुई थी। वो मेरे सामने खड़े होकर बोली, अब तुम यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? जाओ अपने कमरे में। अब तो तुम्हारी उस लड़की से शादी हो चुकी है। इस घर में 2 ही तो कमरे हैं। अब एक कमरे में हम चारों औरतों को सोना पड़ेगा। 2 बहनों को जमीन पर बिस्तर बिछाना पड़ा है। लेकिन तुम्हें इस सब से क्या? तुम्हें तो बस शादी की पड़ी हुई थी
और इसीलिए तुमने ऐसा कदम उठाया। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी गलती को सुधारने का एक और मौका दे दिया है। चले जाओ और अपनी गलती की भगवान से माफ़ी मांगो, वरना ना जाने कौन सा कहर इस घर पर टूटेगा और फिर तुम्हारी करतूत की करनी कहीं तुम्हारी बहनों के आगे ना आए। मैं चुप रहा, जुबान जैसे किसी ने लोहे की कील से जकड़ दी हो। माँ की बातें मेरे कलेजे में चुभती चली गईं। मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं जो उनकी तीर भरी बातों को रोक दे, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं भला अपनी सफाई देता भी तो क्या देता? हर चेहरे पर तो लिखा हुआ था कि मैं एक कसूरवार हूँ। सबने मेरे लिए फैसला कर दिया था। जब एक औरत एक आदमी पर इल्जाम लगा देती है, तब कोई भी जांच पड़ताल नहीं करता, बस उंगली उठाई जाती है और सजा सुना दी जाती है। मुझे एक पल को लगा जैसे मैं खुद अपने ही घर में अजनबी हो चुका हूँ और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है। मैंने नजर आसमान की तरफ उठाई, जहाँ काले बादल छाए थे। बस बीच में कुछ सितारे दिख रहे थे जो मेरी कमजोरी सी आंखों में टिमटिमा रहे थे। मैंने दिल ही दिल में कहा कि अगर मैं अभी यहाँ से भाग गया तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर मैं लड़ना चाहूँ तो किससे लड़ूंगा? मैं तो एक बेगुनाह हूँ और मेरा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि मैं एक बेवफा इंसान हूँ। फिर अंदर से मेरे एक कोने में गुस्से में जन्म लिया और नफरतों का चेहरा पहन लिया। मैंने दिल में सोचा कि मैं कमरे में जाता हूँ और उस लड़की से पूछता हूँ कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस तरह से मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजार कर भला उसे क्या हासिल होगा? शादी तो प्यार और मर्जी का तोहफा है, दो दिलों का मिलन है, और मेरे दिल में तो उसके लिए नफरत के कांटे उगे हैं। प्यार मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। मेरे मन में ये ख्याल भी आया कि अगर मैं अभी माँ से ये कह दूं कि मैं उस लड़की को नहीं रखना चाहता, मैं उसे तलाक दे दूंगा, तो भी शायद माँ मेरी बात नहीं मानेगी और मुझे और बातें सुनाएगी। सारा समाज मुझ पर थूकेगा। मेरे दोस्त भी मुझे नीच इंसान कहकर पुकारेंगे और ताने देंगे। नितिन ने उधार देते वक्त भी कहा था कि ये पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये भी कहा था कि मैं तो तुम्हें हमेशा से अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम तो बहुत बुरे आदमी निकले। ये बात मेरे कानों में तेजाब की तरह महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि आज मैं अपने आप से ही हार गया हूँ और एक ऐसे कटघरे में खड़ा हूँ जहाँ सवाल भी मैं हूँ और जवाब भी मैं ही हूँ और मुजरिम भी मुझे ही समझा जा रहा है। मैंने धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। आंगन की मिट्टी में मेरे पैरों के निशान बन रहे थे और साथ साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो लकड़ी की ठंडक रगों में उतरती चली गई। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर ख्याल आया, अंदर वो लड़की अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए मेरा स्वागत करेगी और दिखाएगी कि मैं जीत गई और तुम हार गए। मैंने फिर हिम्मत जुटाई, कुंडी हिलाई, दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की सी खुशबू थी। शायद मेरी माँ ने अभी अभी इत्र के कुछ कतरे वहां पर छिड़के थे। पीले बल्ब की रोशनी में दीवार की पुरानी दरारें वैसी ही दिख रही थी जैसे बरसों से कुछ बदला ही नहीं। बिस्तर पर सफ़ेद रंग की चादर बिछी थी जिसके किनारे मैंने सुबह ही ठीक किए थे। मेरा दिल चाहा कि मैं वहां से पलट जाऊं, मगर मेरे कदम रुक गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पलटा तो वो कांपती हुई सांसों के साथ मेरी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर कोई जीत की मुस्कान नहीं थी। आंखों के आसपास कुछ गड्ढे हो गए थे, होंठ सूखे हुए थे। वो मेरे पास आई और अचानक दोनों हाथों से मेरे कुर्ते का छोर पकड़कर मेरे पैरों पर गिर पड़ी। फर्श ने उसके घुटनों की चोट संभाली, मगर उसके रोने की आवाज़ ने मेरी हड्डियों को भी हिला दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी और उसके आंसू मेरे पैरों पर लगातार गिरते चले जा रहे थे। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है और अब तुम भला रो क्यों रही हो? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए, मानो अपनी जीत का जश्न मनाओ। मैंने उसे पीछे झटक दिया। वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और आंसू पोंछकर बोली कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है? मैंने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ। पता तो चले कि भला मुझे किस जुर्म की सजा में बर्बाद किया गया है। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस सब से मेरी बर्बादी बदल जाएगी? वो तो वही की वही रहेगी।
तुम जैसी औरत के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी ही पड़ेगी, जिसने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो उल्टा तुम्हारी मदद की थी। तुमको जब मैंने ऐसी हालत में देखा, मैं बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि जैसे ही मैंने ये शब्द बोला, उसने अपनी नजरें चुरा ली, जैसे उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही हो। फिर मैंने अपनी बात बदलकर आगे कहा, मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुम। वो कहने लगी कि आप बैठ जाइए, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। अभी से ही वो मेरे साथ पत्नी की तरह पेश आ रही थी, जबकि मैं उसे पत्नी की नज़र से अभी भी देख नहीं पा रहा था। फिर वो रो रो कर बोली कि मैं गरीब घर की लड़की थी, मेरे पिता के सिवा मेरा कोई नहीं था। हमारा एक छोटा सा घर था, जिसकी खिड़कियां तक टूटी थीं, दीवारों पर नमी के धब्बे थे। मेरे पिता मेहनत करते थे, कभी खेत पर तो कभी किसी ईंट के भट्टे पर मजदूरी करते। वो हमेशा कहते थे कि भगवान एक दिन सब ठीक कर देगा। मगर फिर एक दिन मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनके गुर्दों में खराबी आ गई है और इलाज बहुत महंगा है। हमने उम्मीद लगाई कि किसी तरह से पैसे आ जाएंगे। मेरे पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार हमें कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेना तो आपको एक आम बात लग रही होगी, लेकिन असल में उस कर्ज के पीछे जो लोग आए वो आम नहीं थे। वो लोग सब तरफ वसूली करने वालों के नाम से मशहूर थे। उनके चेहरे बहुत कठोर और उनकी बातों में धौंस थी। एक दिन अचानक उन लोगों ने हमारे घर आकर धमकी दी, अगर वक्त पर पैसे नहीं दिए तो फिर नतीजा बहुत बुरा होगा। उन्होंने हमें टाइम दिया, 1 साल का। इस 1 साल के समय को सुनकर हमें थोड़ी सी राहत और उम्मीद महसूस हुई। ये हमारे लिए बहुत ही कमज़ोर वक्त था। मैं और मेरे पिता पूरी पूरी रात जाग कर काम करते थे। मेरे पिता अपने शरीर से जितनी ताकत निचोड़ सकते थे निचोड़ते थे, मगर उनकी बीमारी ने उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। एक दिन जब मैं कुछ पैसे लेने दुकान तक गई और वापस आई, तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला था और खामोशी पसरी थी। मैं अंदर गई तो आंखों के सामने वो नज़ारा था जो मैं कभी देखना नहीं चाहती थी। मेरे पिता का चेहरा शांत था, उनकी सांसें थम चुकी थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मेरे पिता अचानक यूं मुझे छोड़कर चले जाएंगे, और फिर मैं पीछे रह गई, कर्ज और ख्वाब के साथ। अब मेरे पास ना कोई सहारा था, ना उम्मीद। रिश्तेदारों ने कहा कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि वो डर रहे थे कि कर्ज देने वाले लोग कहीं उनके घर भी ना जला दें। मैं बाजार में घूम घूम कर छोटे मोटे काम करने लगी। कभी कपड़े धोती, कबाड़ की चीजें बटोरती और दिन रात मेहनत करती। कभी किसी दुकान पर मदद करती, कभी सफाई करती, कभी कुछ कपड़े सिलती, जिससे मैं पैसे जमा करने लगी। मेरी उंगलियां भी काम करते करते खराब हो रही थी और पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि बार बार मेरे मन में उधार देने वाले लोगों का ख्याल आता कि अगर वो किसी दिन मेरे पास आ गए तो क्या होगा। और फिर वो दिन आ गया जिसका मुझे डर था। उन्होंने मुझे धमकी दी और कहा, तुम्हें जो 1 साल का वक्त दिया था वो खत्म हो गया है। अब अगर तुमने जल्द से जल्द हमारे पैसे नहीं दिए तो फिर तुम्हारा अंजाम तुम्हारे बाप के जैसा ही होगा। और उन्होंने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है। उनकी आवाज़ बहुत भयानक थी और उसमें साफ इशारा था कि जब भी वो वसूली करने पर उतरते हैं तो फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं और तेजी से काम करने लगी। कभी चाय की दुकान पर प्लेटें धोईं, तो सब्जी मार्केट में दिन रात एक एक करके बोरियां ढोने तक का काम किया। मुझे वहाँ ग्राहकों के सामने बहुत शर्मिंदगी होती थी, लेकिन फिर मैं यही सोचती, अगर मैंने ये पैसे जल्द से जल्द नहीं कमाए तो मेरी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। मैंने छोटी छोटी बचतें शुरू की। मैंने अपने पास रखे हुए एक दो जेवर भी बेच दिए, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। कभी कभी कोई भी इंसान मुझ पर तरस खाकर मुझे भीख में भी पैसे दे देता। जो लोग मेरी मेहनत देखते वो भी मुझे अपनी तरफ से काम की पेशकश करते। दिन रात एक करके जैसे तैसे मैंने पैसा जमा किया, क्योंकि मेरे दिल में उम्मीद थी कि एक दिन ये कर्जा जरूर खत्म हो जाएगा। अपनी मेहनत के पैसों का मैं चांदनी रात में बैठकर हिसाब किताब करती रहती और सोचती कि अब और कितने पैसे बाकी रह गए हैं, कितनी रकम जमा हुई है। मैं हर 1 रुपए का हिसाब रखती। मैंने अपने आप को किसी मजबूत पत्थर जैसी कठोरता से बांध लिया था। मैं कम खाती थी, कम सोती थी
और हर एक पल बस मेहनत में गुजार देती थी। वक्त गुजरता गया, पैसे इकट्ठे हुए। कई बार दिल में आता कि किसी और से उधार ले लूं, लेकिन फिर सोचती कि अगर उसके पैसे भी नहीं चुका पाई तो फिर वे लोग मेरे पीछे आएंगे। उन लोगों ने मेरे मोहल्ले के कुछ लोगों को भी उधार दे रखा था। कई बार वो हमारे पड़ोसियों को आकर भी डराते धमकाते थे। फिर एक बार उन्होंने रात में आकर मेरे घर पर धावा बोल दिया और अपने पैसे मांगने लगे। मेरे पास अब तक जितने पैसे जमा हो पाए थे वो मैंने लौटा दिए और कहा कि बस थोड़ी सी मोहलत और दे दो, बाकी पैसे भी मैं जल्दी ही दे दूंगी। फिर वो चले गए। मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब मैं कुछ दिनों तक फैक्ट्री में भी काम किया। जब मेरे पास ठीक ठाक रकम जमा हो गई तो मैंने सोचा कि अब मैं उनसे खुद मिलकर बात करूंगी और ये पैसे दे दूंगी, तो शायद वे आगे से मुझे ना कोई नुकसान पहुंचाएं और ना मेरे घर को जलाएं। मैंने उन पैसों को एक पोटली में बांधा और फिर एक रात वो पैसे देने के लिए उस जगह पर गई जहां उन लोगों ने मुझे पहली बार देखा था। मैंने अपने कांपते हाथों से रकम पकड़ी और दिल में प्रार्थना की, बस आज सब कुछ खत्म हो जाएगा और मेरे पापा की आत्मा को भी सुकून मिलेगा। मुझे लगा कि ये मामला यहीं खत्म होगा और मैं सुकून से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकूंगी, मगर किस्मत में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। अच्छे दिनों की उम्मीद लिए बैठे रहने का सिला मुझे इस तरह के घटिया लोगों की सूरत में मिला जिनकी नीयत बहुत बुरी थी। वो रात का वक्त था और वहाँ बहुत अंधेरा था। मैं अकेली थी और फिर उनकी नीयत मेरे अकेलेपन पर बिगड़ गई। वे मुझे धोखे से बुलाकर ले गए और जब मैं बेबस हो गई तो उन्होंने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया। ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मेरी सबसे कीमती चीज़ भी छीन ली। मेरे पास जो पैसे थे और कान में जो जेवर मैंने पहन रखे थे वो भी वो छीन ले गए और मैं वहाँ इस हालत में पड़ी रह गई। सुबह जब होश आया तो अस्पताल की ठंडी सफ़ेद छत मेरे सर पर थी और तुम्हारे हाथों का एहसास मुझे याद आया कि तुमने मुझे किस तरह से उठाया और यहाँ पर लेकर आए। होश में आने के बाद सब चीज़ें धुंधली धुंधली सी याद आ रही थी, मगर एक बात मैंने तुरंत समझ ली कि अब मैं अकेली हूँ और मेरे पास कोई और सहारा नहीं है। मुझे याद आया कि अगर मैं सच कहूँ तो मेरे खिलाफ खड़े होने वाले वो लोग फिर से वापस आ जाएंगे और शायद मेरा और बुरा हाल कर देंगे। सच कहने से मेरी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं होनी थी। मैंने सोचा कि समाज में एक औरत को इज्जत और सुकून तभी मिलता है जब वो किसी मर्द के साए में रह रही हो, और मर्द का साया मिलने का सबसे सुरक्षित तरीका है शादी। मैंने अपने दिमाग में सब कुछ सोच लिया और देखा कि अब मेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि मैं सच्चाई का साथ दूं, हमेशा अकेली रहूं और फिर कानून के तहत उनको सजा दिलाने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता था कि गरीबों के लिए कोई कानून नहीं होता है। वे लोग अपने पैसे और रुतबे के दम पर मुझे ही उल्टा झूठा साबित कर देते। और दूसरा रास्ता फिर ये था कि मैं अपनी बची कुची इज्जत को किसी भी तरह से बचा लूं और इस तरह का कदम उठाकर अपनी बाकी की जिंदगी को सुरक्षित कर लूं। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अब झूठ बोल दूंगी और तुमसे शादी का नाटक रच लूंगी ताकि मेरे पास एक कानूनी सुरक्षित जगह हो। मैं जानती थी कि ये कदम मेरी सच्चाई को तो नहीं बदलेगा, मगर इस वक्त मेरी ज़रूरत यही थी। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि यही वो आदमी था जिसने मुझ पर जुल्म किया और फिर मैंने तुम्हें मजबूर करके शादी कर ली। आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, मगर सच कहूँ मेरा दुख ये नहीं है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि इससे ज़्यादा मुझे कष्ट इस बात से है कि उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया था। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी हमेशा गुलाम बनकर रहूँगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे घर के हर काम में हाथ बटाऊंगी और रोज़ रात तुम्हारे कदमों के नीचे सर रखकर भी सोऊंगी। अगर इस तरह से ही मुझे सुकून और इज्जत मिलेगी तो मैं सब कुछ सह लूँगी। मैं सच कहती हूँ, मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मजबूर हूँ। ये बात सुनकर मेरे दिल में रहम सा उठा और मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के तौर पर अपना लेता हूँ, मगर सिर्फ एक रिश्ते की हद तक। फिलहाल मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। इस फैसले में एक तरह का डर और एक तरह की खुशी दोनों ही शामिल हैं। इतने दिनों में उसने तेजी से सारे घर के काम सीख लिए थे।
उसके हाथों में नरमी थी और वो सारे काम दिल से करती थी। सुबह उठकर घर की सफाई कर देती, समय पर सारा खाना बनाकर तैयार करती, ताकि जब मैं घर वापस आऊं तो मेरे सामने गर्मा गर्म खाना तैयार हो। वो मेरे बिस्तर के कपड़ों को धोती और उन्हें धूप में सुखाकर अच्छे से तय करके रखती। उसने मेरी माँ का दिल भी जीत लिया था। मेरी बहनों को भी वो अपनी बहनों की तरह ही समझने लगी थी और मेरी माँ उसकी केयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वो खाना पकाने में माहिर हो गई थी। उसके खाने की खुशबू घर के कोने कोने में फैल जाती थी और मैं, जो कि सारा दिन मेहनत करके आता था, उस खाने की खुशबू से बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता था। वो मेरे शरीर की थकावट को अच्छे से महसूस करती थी, इसीलिए हर बार मेरे हाथ पैर और कंधों को दबा देती थी ताकि मुझे कुछ सुकून मिले। उसके हाथों की सफाई और उसका प्यार, उसकी सेवा ने घर के माहौल को बदल कर रख दिया था। घर की छोटी छोटी चीज़ें जो पहले नज़रअंदाज हो जाती थीं, अब उसके ध्यान देने और संवारने से निखरती चली गईं। वो कई बार मेरी बहनों के लिए कपड़े भी सिलकर तैयार कर देती थी, जिससे वो बहुत खुश हो जाती थीं। मैं अब सोचने लगा कि मैं दिन भर काम में व्यस्त रहता हूँ और जब शाम को आता हूँ तो वो मेरे सामने गर्म खाना रखती है। बाकी घर वाले तो तब तक सो जाते हैं, लेकिन वो अकेली मेरे इंतजार में जागती है। कभी वो मेरे पैर दबाकर मुझे आराम पहुंचाती है। उसे देखकर दिल में बार बार उलझन उठती कि औरत जो मेरी मदद के लिए हर घड़ी कोशिश करती है, क्या अब मुझसे उससे नफरत करनी चाहिए? दरअसल अब ये मेरी जिंदगी की वो शुरुआत थी जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब तक हमारे बीच पति पत्नी का असली रिश्ता गायब था। मेरी आत्मा अभी भी उस जख्म से लड़ रही थी जो मेरे माथे पर कलंक के तौर पर लगा दिया गया था। मैं रात को अक्सर उसके करीब बैठता, मगर दिल की दीवारों के पीछे मोहब्बत का एहसास नहीं होता था। ये सब कुछ नहीं होने के बाद भी मैंने उसकी सेवा को अपनाया और उसकी मेहनत और सब्र की कदर की। मैं जानता था कि ये रिश्ता एक कठोर सच्चाई से जुड़ा हुआ है, मगर इस सब के बावजूद घर में उसकी मौजूदगी ने एक तरह का सुकून कायम किया था। जैसा कि पता है कि मेरा घर छोटा है और यहाँ पर बिस्तर भी एक ही था, जगह भी बहुत कम थी। मैं इस बिस्तर पर सोता और वो जमीन पर एक पतला सा बिस्तर बिछाकर सो जाती। हमारे बीच जो कुछ था उसकी वजह से हम एक दूसरे के करीब नहीं हो सकते थे। हर वक्त दिल के अंदर एक अजीब सी घुटन रहती थी। एक दिन माँ ने हमारे बिस्तरों की हालत देख ली। वो फिर सख्त आवाज में बोली, तुमने पहले ही उस लड़की के साथ बहुत गलत किया है और अब वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, तो अब फिर तुम ये सारे ढोंग क्यों कर रहे हो? उस बेचारी लड़की को जमीन पर सुलाते हो और खुद आराम से बिस्तर पर सोते हो। तुमने तो मुझे उस लड़की के सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। वो कितनी अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। माँ की बातें मुझे चुभ रही थीं, लेकिन मैं चुप रहा। मैं अच्छे से जानता था कि माँ की बात का वजन बहुत बड़ा है और उनका गुस्सा घर की नींव तक को हिला सकता है। माँ ने मुझे दो एक बातें और सुनाई और फिर वो गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो अभी भी वो बड़बड़ाती हुई धीरे धीरे दूर जा रही थी। रूही ने फिर खामोशी से मेरी तरफ देखा और रोने लगी। मेरी आंखों के सामने हमारी शादी का वो मंजर और फिर उसकी बेबसी एक एक करके आ रहे थे, जो सब मुझे परेशान कर रहे थे। मैं कुछ बोल न सका। आधी रात हो गई थी। घर में सब तरफ सन्नाटा था। रोशनी भी हल्की थी। हवा का एक हल्का सा झोंका आया जिसने पर्दे को हिला दिया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आखिर ये बादल कब तक छाए रहेंगे। वो रात, वो लम्हा जब घर के सारे पर्दे दब गए। रूही धीरे धीरे मेरे कदमों के पास आकर बैठी। उसने मेरे घुटनों पर हाथ रखे और आंखों में सवाल और दर्द लिए मेरी तरफ देखकर बोली, मैं तुम्हारी माँ और बहनों को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि किस तरह से तुमने मेरा नहीं बल्कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है। मैं झूठ बोली, तुम पर इतना घटिया इल्जाम लगाया, लेकिन सच कहूँ मैं अपने अंदर की ताकत नहीं जुटा पा रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल अजीब सा होने लगा। मुझे लगा कि वो मेरी फिक्र कर रही है, मेरी सुरक्षा चाहती है। उसके शब्दों में मेरे लिए प्यार का जो एहसास था वो मुझ तक पहुंच गया। मैंने उससे नज़र मिलाकर अपने आप को संभालने की कोशिश की। मैंने कहा कि हमारे समाज में औरतों के लिए बहुत ही सख्त नियम होते हैं।
यहाँ औरत की इज्जत बहुत नाजुक समझी जाती है। अगर एक औरत घर वालों के सामने अपना राज खोल दे तो उसके बाद उसे वापस वही प्यार अपनापन मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुमने सच्चाई बताई तो मेरी माँ, बहनें, सबके ख्याल तुम्हारे लिए बदल जाएंगे। वे तुमसे नाराज हो जाएंगी और शायद तुम्हें मेरी जिंदगी से बाहर भी निकाल दें। और यही हकीकत है। सोचो, अगर वे लोग तुम्हें अपने दिल से निकाल देंगी, नफरत करेंगी, तो फिर तुम्हारा तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। फिर तुम कहाँ जाओगी? मुझे भी हर रोज काम पर जाना होता है, रोटी के लिए मेहनत करनी होती है। इस घर का कमाने वाला एकमात्र सहारा मैं हूँ। आखिर फिर मैं कब तक तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा और किस तरह से तुम्हारी इज्जत की जंग लड़ूंगा? कैसे अपने घर वालों को समझाऊंगा? अगर इस घर का माहौल खराब हो गया तो ना सिर्फ तुम बल्कि मैं भी मुश्किल में आ जाऊंगा, बल्कि शायद फिर तो मेरी बहनों के रिश्ते भी खतरे में आ जाएं। मैंने वो सब कहा जो किसी भी इंसान का डर हो सकता है। रूही ने आंखों में आंसू लेकर संभल कर पूछा, तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैंने कहा, तुम खामोश रहो। हमें इस बात को अपने अंदर ही छुपा कर रखना होगा। अगर तुमने सच बोला तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, मगर यह कीमत तुम्हारे साय को खत्म कर देगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि सास और ननद का प्यार बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है, और अब जो तुम्हें मिल गया है तो उसे इस तरह से आसानी से खोने मत दो। अगर उन लोगों का प्यार तुम्हारे लिए बरकरार रहेगा तो घर का माहौल हमेशा अच्छा रहेगा और कोई भी बड़ी मुसीबत नहीं होगी। मैंने उसे बहुत ही आराम से समझाया ताकि वो समझ सके ये मेरे दिल की बात है और ये फैसला तुम्हारे भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक है। वो मेरी बात सुनकर चुप रही। वो बोली, लेकिन माँ जी, आपके खिलाफ बातें करती हैं, आपको कितनी कड़वी बातें सुनाती हैं, और आपकी बहनें भी आपको ठीक नज़र से नहीं देखती, तो क्या उसका क्या? मैंने कहा, ये सब वक्त के साथ है, धीरे धीरे और समय गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। माँ का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और फिर बहनें भी शादी करके अपने अपने घर चली जाएंगी, और फिर जो खालीपन इस घर में छूटेगा उसमें तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी। फिलहाल तो बस मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं इस घर की बुनियाद को संभालूं और तुम्हारी इज्जत को बचाने की कोशिश करूं। मैं उसे किसी भी तरह से दबाव जमाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि खुद भी घबरा रहा था, पर एक तरह की रिक्वेस्ट कर रहा था। मैंने कहा कि तुमने जब घर में सबकी सेवा की, पूरे घर को अच्छे से संभाला, तो इन लोगों के लिए दिल में तुम्हारे लिए जगह बन गई है। अब ऐसा करके तुम इन रिश्तों को ठेस मत पहुंचाओ। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है वो मुझ तक पहुंच चुकी है, और इसलिए मैंने भी सोचा है कि इस घर के सुकून को बनाए रखने के लिए खामोश रहना ही ठीक है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्का सा सुकून आया। उसने धीरे धीरे सर हिलाया और बोली कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं भी आपका भला चाहती हूँ और इसलिए आपकी बात मान लूँगी। मैंने कहा कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा। ये सुनते ही उसने अपना चेहरा छुपाकर मेरे घुटनों को और मजबूती से पकड़ा। मैंने अपने सीने में एक सुकून महसूस किया। ये सुकून किसी जीत का नहीं था, बल्कि शांति का था। जब हम हालातों को दिल से अपना लेते हैं, मैंने कहा, बस अब जो है वैसा ही सब रहने दो। धीरे धीरे मेरा दिल रूही की तरफ मुड़ने लगा और मुझे एहसास होने लगा कि वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। यही बात मेरे दिल को बदलने लगी और फिर मैंने उसे अपने दिल से अपना लिया। जब भगवान ने हमें पहली औलाद दी, जो एक बेटा था, तो वो मेरे और मेरे घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का कारण बन गया। मेरे बेटे की पैदाइश ने मेरी माँ को बहुत खुश कर दिया था और साथ ही उनका दिल भी बदल दिया। वो बच्चे को देखकर खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। तब तक मेरी एक बहन की शादी हो चुकी थी और दूसरी बहन का रिश्ता भी तय हो चुका था। बच्चे के नामकरण वाले दिन माँ ने खुश होते हुए रूही से कहा कि हम गरीब हैं, हमारे पास तुम्हें ज़्यादा देने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन बताओ बेटी, तुम मुझसे क्या मांगती हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। रूही ने नज़र झुका ली और धीरे से बोली, आप मेरे पति को दिल से माफ़ कर दीजिए, बस यही मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा होगा। ये सुनकर मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और फिर मेरे बेटे को गले से लगाया और फिर मुझे भी हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर गले से लगाकर बोली, चल
आज मैंने तुझे माफ़ किया। और उस दिन के बाद माँ ने कभी भी उस बात का ज़िक्र नहीं किया और फिर मेरे घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मैंने भी दिल में फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं अतीत की वो सारी बुरी यादें भुला जाऊँगा और अपनी पत्नी और औलाद के साथ खुश रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।